Hello and welcome to my YouTube channel. As you already know कि फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स काफ़ी करीब आ रहे हैं, लेकिन उनका एक पेपर जो सोशल मूवमेंट्स है, जिसकी मीनिंग जेनेसिस हिस्टोरिकल और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑलरेडी मैंने पढ़ा है इस यूट्यूब चैनल पे। और उनका जो सेकंड यूनिट है थियरीज ऑफ द सोशल मूवमेंट्स, जो बहुत से स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कैसे अप्रोच करें और कैसे पढ़े। और बहुत सारे टीचर्स ने उसको पढ़ाया है, लेकिन बट द वे कि जिस तरीके से उसको पढ़ाना है, जिस तरीके से उसको बच्चों को समझाना है कि वो सोशल मूवमेंट उसको कैसे समझते हैं, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वाले और फंक्शनलिस्ट सोशल मूवमेंट इसको कैसे समझते हैं, उस तरीके से उसको नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि हमें थेरीज ऑफ द सोशल मूवमेंट्स बाय द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ये पढ़ाया गया, उनको फंक्शनलिज्म पढ़ाया गया, और मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव उनको मार्क्सिज्म पढ़ाया गया। बट हाउ दे व्यू, वो कैसे देखते हैं सोशल मूवमेंट्स को, उनको नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है, तो इस पे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस और कॉल्स आ रहे थे, तो बहुत कम टाइम होने की वजह से मेरे पास आज बहुत कम टाइम है, सो आई एम बिजी विथ माय ओन स्टडीज़ एंड वर्किंग ऑन सम पेपर्स। तो इस इस यूनिट पे मैं अब एक लेक्चर अपलोड करूँगा जो आप मोस्टली सब देखेंगे। और उसके साथ साथ आपसे फिर से गुजारिश है, जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और सबसे ज़रूरी, अगर आपको इस यूट्यूब चैनल से कुछ नॉलेज मिल रही है, आप सीख रहे हैं, तो कम से कम आप लाइक कर दीजिए और कमेंट्स भी कर दीजिए। ठीक है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम पहले थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट्स को। इसको जो थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट्स है, उनको कैसे समझना है। पहले जो आपकी थ्योरी दी गई है वो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म आपको मैंने पढ़ाया है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का बेसिक डॉक्ट्राइन क्या है, वो क्या कहते हैं। जैसे ही हम स्ट्रक्चर कहते हैं, स्ट्रक्चर आप समझेंगे एक इंडिविजुअल है, इसकी बॉडी है, इसके डिफरेंट ऑर्गन्स है, इसका हेड है। जब ये सब पार्ट्स, इसके जो पार्ट्स है, इसका हार्ट, इसका लंग्स, या बाहर से फिजिकली अगर हम देखेंगे, इसके पास एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब इसके दो हाथ है, पैर है, बॉडी है, सर है। जब ये सब मिलते हैं, जब ये सब चीज़ें मिलते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। आई बात समझ में? सिंपल डॉक्ट्राइन आप पहले समझें। जैसे हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, एक जिंदा कोई चीज़ है, हमारे पास कोई एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, कोई भी आप ले लो, जैसे हमारे पास कोई एनिमल है, तो उसके पास हेड है, उसके पास बॉडी है, उसके पास टांगे हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर बनता है। जब ये सब पार्ट्स, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, जब ये पार्ट्स मिलते हैं, जब इन पार्ट्स को हम ज्वाइन करते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर हम कहते हैं एनिमल स्ट्रक्चर है, फिर हम कहते हैं ये ह्यूमन स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो पार्ट्स को मिला के एक स्ट्रक्चर बनता है। फिर उस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे पार्ट्स हमने मिलाए, हेड, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी है, ये पार्ट्स अलग अलग थे, इनको हमने कंबाइन किया, फिर ये साथ साथ जब मिले, हम इसको स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर एक इंडिविजुअल जो फंक्शन करता है, अगर आप खुद को देखेंगे, फिर आपकी बॉडी बोल बोल पाती है, खा पाती है, चल पाती है, लेकिन जब सब पार्ट्स मिल के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर वो काम करता है, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ये इसका बेसिक डॉक्ट्राइन है। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि बहुत सारे पार्ट्स जब मिलते हैं, जब वो काम करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। इसी तरह ये कहते हैं कि जिस तरह से एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनका जब ये पहले पहले आए थे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, उन्होंने कहा था कि एक इंडिविजुअल जो डिफरेंट पार्ट्स मिलते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर बनता है, फिर वो काम करता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। इसी तरह से सोसाइटी जो है, सोसाइटी भी एक स्ट्रक्चर की तरह है। सर कैसे हैं, हमारे पास फैमिली एक ऑर्गन है, हमारे पास मैरिज सिस्टम एक ऑर्गन, हमारे पास रिलीजन है, ये एक ऑर्गन है। ठीक है, हमारे पास इकोनॉमिक्स है, यानी इकोनॉमिक सिस्टम जो हमारा है, ये एक ऑर्गन है। हमारे पास जो एजुकेशन सिस्टम है, ये एक ऑर्गन है। जब ये सारे ऑर्गन्स मिलते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। आई बात समझ में? यहाँ पे ऑर्गन्स मिले, स्ट्रक्चर बना, यहाँ पे भी ऑर्गन्स मिले और फिर ये स्ट्रक्चर बना।
फिर ये स्ट्रक्चर काम करता है, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। आई बात समझ में? उनका बेसिक डॉक्ट्राइन ये है कि सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जब वो मिलते हैं साथ में और साथ में जब वो काम करते हैं तो वो फंक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। बेसिक डॉक्ट्राइन ये आपको समझ में आया होगा। तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल मूवमेंट व्यू। ये देखते हैं कि इसको सोसाइटी को एज ए स्टेबल, ये कहते हैं सोसाइटी स्टेबल है। स्टेबल मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मतलब इसके जो डिफरेंट ऑर्गन्स जो मैंने अभी बताए, फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन, ये सब मिले हुए हैं, इंटीग्रेटेड हैं, ये साथ में काम करते हैं। जब ये साथ में काम करते हैं तो सोसाइटी स्टेबल है। इंटीग्रेटेड सिस्टम है, मिला हुआ है, इन विच ईच पार्ट हैज ए स्पेसिफिक फंक्शन। इसमें हर किसी पार्ट की अपनी अपनी फंक्शन है। जिस तरह हमारी बॉडी में हमारे सिर का अपना फंक्शन है, हमारे जो हाथ है इनका अपना फंक्शन है, ठीक है, पैरों का अपना फंक्शन, इसी तरह से सोसाइटी में अपने अपने पार्ट्स की अपनी अपनी फंक्शन है। सर कैसे? फैमिली का अपना फंक्शन है। फैमिली बच्चे देती है और उनको सोशलाइज करती है। रिलीजन आपको नॉर्म्स, वैल्यूज सिखाता है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। तो हर कोई अपना अपना फंक्शन करता है। दैट कंट्रीब्यूट्स, जब वो अपना अपना काम करते हैं, वो क्या करता है? वो कंट्रीब्यूट करता है टू द होल। ये अपना काम करेगा, रिलीजन अपना काम करेगा, मैरिज अपना काम करेगा, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन अपना, पॉलिटिकल सिस्टम अपना काम करेगा। तो उस तरीके से क्या बनता है? उस तरीके से ये होल सिस्टम क्या बनता है? ये फंक्शनल बनता है। आई बात समझ में? इसीलिए इसने कहा दैट कंट्रीब्यूट्स टू द होल। जब एक पार्ट फंक्शन करता है वो दूसरे पार्ट को कराता है, वो तीसरे पार्ट को करता है। जब सब मिलके फंक्शन करते हैं तभी ये क्या करता है? ये एक होल सिस्टम बनता है और ये सारे जो है फंक्शन करते हैं। सेम आप जब भी आपको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म आगे आएगा, आप एक ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल लेंगे, एक इंडिविजुअल की या खुद की एग्जांपल लेंगे। जिस तरह से मैं चलता हूं उसी तरह से सोसाइटी भी चलती है। मेरे डिफरेंट पार्ट्स हैं, सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स हैं। सोसाइटी के क्या पार्ट्स हैं? फैमिली, मैरिज, एजुकेशन, ठीक है, समझ में आया होगा। मुझे नहीं लगता इससे भी मतलब सिंपल वे में कोई पढ़ा सकता है। फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव, ये परस्पेक्टिव जो था, सोशल मूवमेंट अराइज। अब ये लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं, सोशल मूवमेंट्स कैसे बनते हैं? देखो क्या कहते हैं, ये मेन पॉइंट है। ये परस्पेक्टिव कहता है सोशल मूवमेंट अराइज इन रेस्पॉन्स टू डिस्टर्बेंस इन द सोशल इक्विलिब्रियम। अब सोशल मूवमेंट कैसे आता है? ये कहते हैं जब भी कोई डिस्टर्बेंस आता है सिस्टम में मतलब जो हमारा ये सिस्टम, फैमिली, मैरिज, इंस्टीट्यूशन, जो हमारा सिस्टम है, इन रेस्पॉन्स टू डिस्टर्ब द सोशल, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी इनमें कि ये यहां फंक्शन नहीं होगा, तो सोशल मूवमेंट जब भी डेवलप होगा वो कोशिश करेगा किसको? इस सिस्टम को, फंक्शन इसका जो काम है उसको रोकने में, जिसको हम सोशल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम इकोनॉमिक टर्म है, इकोनॉमिक्स में हम यूज करते हैं। इसका मतलब होता है जब सिस्टम अच्छे से चल रहा होता है, जब वो फंक्शनल होता है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। वो स्टेबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपकी लाइफ स्टेबल अच्छे से चल रही है, आपकी लाइफ में इक्विलिब्रियम है। सो अगर कोई प्रॉब्लम हो गया हम बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। तो ये कहते हैं जब भी कोई सोशल मूवमेंट अराइज होता है, जब भी लोग कोई मूवमेंट क्रिएट करते हैं कि उनको, जैसे सोशल मूवमेंट्स में हम कहते हैं वो एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं, या जैसे रिसेंटली इंडिया में फार्मर्स ने एक मूवमेंट चलाया था कि एमएसपी खत्म कर दो, ठीक है, या विमेन कोई मूवमेंट चलाते हैं, हमें वोट चाहिए, हमें राइट्स चाहिए, ठीक है, या कोई भी जो ग्रुप होता है वो, या स्टूडेंट्स मूवमेंट चलाते हैं, हमें ये चाहिए। तो ये कहते हैं जब भी सोशल मूवमेंट कोई आता है तो वो इन रेस्पॉन्स वो क्या करता है? वो डिस्टर्ब करता है सोशल इक्विलिब्रियम को, यानी सोसाइटी में जो फंक्शन होता है वो रुक जाता है। आई बात समझ में? सच एज इकोनॉमिक क्राइसिस, उसमें कोई कभी इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकती है। इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे? आप बोलोगे सर कैसे इकोनॉमिक क्राइसिस? इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब होता है कभी कभी प्राइस इन्फ्लेशन हो गया, प्राइस ज्यादा बढ़ रहा है, कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस कम कर दो। गैस में ज्यादा प्राइसेस हो रहे हैं, खाने पीने की चीजें हैं जो डेली बेसिस पे हम कंजप्शन करते हैं उनमें प्राइसेस हाई हो, जिसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं? लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उस प्रोटेस्ट से क्या हो रहा है? उस प्रोटेस्ट से डिस्टर्ब हो रहा है सोशल इक्विलिब्रियम। सोसाइटी जो चल रही थी वो डाउन हो रही है, डाउन नहीं, सॉरी, मतलब वो फंक्शन नहीं करते। शिफ्ट इन द पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स, कभी कभी पॉपुलेशन डेमोग्राफिक को शिफ्ट किया जाता है कि कुछ पॉपुलेशन को किसी एरिया से निकाला जाता है, फॉरेस्ट एरिया से, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग सोशल मूवमेंट करते हैं।
और द कल्चरल कन्फ्लिक्ट्स, या लोगों में आपस में कल्चरल कन्फ्लिक्ट्स में रिलीजन कन्फ्लिक्ट्स, आप देखो कि बहुत सारे लोगों के कल्चरल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कोई किसी के कल्चर को डाइवर मतलब उसके खिलाफ कुछ कर देता है तो फिर कल्चरल कन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं। तो इसमें ये सब आते हैं। दीज डिस्टर्बशंस क्रिएट स्ट्रेन और टेंशन विद इन द सोसाइटी। तो इन डिस्टर्बशन से क्या होता है, जब ये डिस्टर्बशन बाहर से आते हैं, यहाँ से कल्चरल मूवमेंट लड़ाई हो गई, यहाँ से प्राइसेस हाई हो रहे हैं, यहाँ से डेमोग्राफिक लोगों को उड़ाया जा रहा है, तो ये सोशल मूवमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट मतलब ये लोग गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं या हड़ताल कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, जो सोसाइटी का फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो रुक जाता है। जब वो रुक जाता है, वो इक्विलिब्रियम में था, वो डिसइक्विलिब्रियम में चला गया। ठीक है, सिंपल है। ये क्या क्रिएट करता है, इनसे क्रिएट होता है सोसाइटी में टेंशन, स्ट्रेन एंड प्रमोटिंग ग्रुप टू मोबिलाइज द एड्रेस द इश्यूज कॉजिंग द इंस्टेबिलिटी। ठीक है, फिर हम कहते हैं की एस्पेक्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच टू सोशल मूवमेंट। ये किस तरह से की एस्पेक्ट्स क्या है इसमें, वो आप देखिए। सोशल स्ट्रेन एंड स्ट्रक्चरल टेंशन, इससे क्या होता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट जो हैं, जो फंक्शनलिज्म है, वो देखता है सी सोशल मूवमेंट को एज ए रेस्पॉन्स, ये एक रेस्पॉन्स है टू सोशल स्ट्रेन। जो ये सोशल स्ट्रेन होता है, जो सोसाइटी में अब टेंशन होता है, ये एक रेस्पॉन्स है। और द स्ट्रक्चरल टेंशन, ये स्ट्रक्चरल टेंशन क्रिएट करता है, मतलब कोई इंस्टीट्यूशन फंक्शन ही नहीं कर पाता है। जैसे एजुकेशन का आपने बंद कर दिया, आपने रिवोल्ट किया, आप कोई मूवमेंट चला रहे, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो बंद हो गया। ठीक है, दैट थ्रेटन सोशल स्टेबिलिटी। इससे फिर थ्रेटन क्या होता है सोशल मूवमेंट से, इससे सोशल स्टेबिलिटी, यानी कि सोसाइटी में जो आर्डर था वो क्या हो गया, वो डिसऑर्डर हो गया एकदम से। सोशल मूवमेंट्स इमर्ज होते हैं व्हेन दे आर परसीव्ड प्रॉब्लम्स दैट डिस्टर्ब द एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर। ठीक है, जो एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर था, जो सोसाइटी अच्छे से चल रही थी, वो क्या हो गई, उसमें यानी कि वो क्या हो गई, वो डिस्टर्ब हो गई। दिस स्ट्रेन कुड स्टेम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ये स्ट्रेन जो है, ये टेंशन जो है, वो बहुत सारी चीज़ों से आ सकता है। जैसे इकोनॉमिक्स में आएगा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो रही है, पॉलिटिकल ऑपरेशन हो रहा है। पॉलिटिकल ऑपरेशन मतलब हमारा जो आपका जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, वो आप पे क्या कर रहा है, वो जुल्म कर रहा है, तो उसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, वो उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं, वो रिवोल्ट कर रहे हैं। ठीक है, रैपिड चेंज, कोई रैपिड चेंज हो गई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ द शिफ्ट इन द कल्चरल वैल्यूज, या आपके एरिया में कोई बड़ा डैम आ गया तो आपको बोला जाता है आप लोग यहाँ से निकले, तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग उसके खिलाफ रिवोल्ट करते हैं। जैसे एनवायरमेंटल मूवमेंट्स फिर हुए थे, जैसे आप देखोगे चिपको हुआ, नर्मदा या नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था। ठीक है, ऑल कल्चरल वैल्यूज, कोई किसी के कल्चरल वैल्यूज को डिसरेस्पेक्ट कर देता है, तो उसकी वजह से भी ये मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये मेन पॉइंट है इसकी। सेकंड, मेंटेनिंग सोशल इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, सोसाइटी एम टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। सोसाइटी हमेशा क्या करती है, उसका मकसद है इक्विलिब्रियम में रहना, यानी अच्छे से चलना है, सोशल ऑर्डर। सोशल मूवमेंट इज देयरफॉर कैन बी सीन एज ए मैकेनिज्म टू रिस्टोर एंड रेनफोर्स द बैलेंस। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से कभी कभी ये उसकी वजह से रेस्टोर, यानी कि सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, अब दोबारा से जैसे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आ गई, तो उसकी वजह से फिर वो क्या होता है, कभी कभी उससे चेंजेस भी आ जाती है। ठीक है, रेनफोर्स बैलेंस कर देता है इस चीज़ों को। For instance, movements like labor union emerged as address to strain caused by industrialization। जैसे सोशल मूवमेंट्स कभी कभी उनकी वजह से आर्डर भी आ जाता है। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आई थी, उस वक्त क्या हो रहा था, स्ट्रेन हो रहा था कि लेबर जो थे उन पे एक्सप्लॉइट हो रहा था, फिर उन्होंने सोशल मूवमेंट्स लाए। जब सोशल मूवमेंट्स लाए तो उनको वेजेस बराबर मिले और उनको टाइम जो था, वर्किंग टाइम, वो भी ठीक हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ, सोसाइटी में इसकी वजह से कभी कभी स्टेबिलिटी यानी आर्डर भी आ जाता है। ठीक है, बैलेंस आ जाती है। इंप्रूविंग वर्कर्स कंडीशन, वर्कर्स की कंडीशन ठीक हुई। रिड्यूसिंग सोसाइटल टेंशन, दिस एक्शन हेल्प्ड रेस्टोर इक्विलिब्रियम। यानी कि हमेशा आप इस तरह से नहीं देख सकते स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव की तरफ से कि जो सोशल मूवमेंट्स है वो हमेशा क्या करते हैं, वो सोसाइटी को डिसइक्विलिब्रियम करते हैं। नहीं, जब वो सोशल मूवमेंट्स आते हैं, जब उनको वो चीज़ें मिलती है, प्राइस इंक्रीज था, उस सोसाइटी में प्रॉब्लम थी, अब ये डिक्रीज हो गया जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जब लोगों ने रिवोल्ट मूवमेंट स्टार्ट किया, तो फिर जब प्राइस नीचे आ गया, सोसाइटी में ऑर्डर क्रिएट हो गया। तो सोशल मूवमेंट्स क्या करते हैं, ये ऑर्डर भी करते हैं, यानी मेंटेनिंग सोशल इक्विलिब्रियम, ये मेंटेन रखते हैं सोशल इक्विलिब्रियम को। दिस एक्शन हेल्प्ड रेस्टोर इक्विलिब्रियम बाय रिड्यूसिंग क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड इंप्रूविंग द वर्कर्स लाइफ। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है। रोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन क्या होता है इसमें, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट्स आर्ग्यू दैट एग्जिस्टिंग सोशल इंस्टीट्यूशन, जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, सच एज उसमें गवर्नमेंट है, फैमिली है, एजुकेशन है, जनरली हेल्प मेंटेन स्टेबिलिटी, ये मदद करते हैं स्टेबिलिटी रखने में, कि सोसाइटी को इक्विलिब्रियम में रखने में। हाउएवर, लेकिन
व्हेन इंस्टीट्यूशंस फेल टू एड्रेस, अगर वो एड्रेस नहीं कर पाए किसको, पीपल्स नीड, लोगों के नीड को, आर अडॉप्ट द सोशल चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाए, सोशल मूवमेंट्स में फ्रॉम एन अल्टरनेटिव रेस्पॉन्स, अगर ये इंस्टीट्यूशन चेंज नहीं ला पाए, स्टेबिलिटी नहीं ला पाए, तो सोशल मूवमेंट जो है वो कोई नया अल्टरनेटिव, कोई नया रिस्पॉन्स लाएंगे। अल्टरनेटिव मतलब उसकी जगह में, अगर आपके पास अल्टरनेटिव था, आप गवर्नमेंट के पास गए, हमें ये चीज़ें चाहिए, हमारे पास ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो गवर्नमेंट उसको एड्रेस नहीं कर पाई, तो लोग जो हैं वो सोशल मूवमेंट उसको दो कोई और अल्टरनेटिव लेके आएंगे। कोई और अल्टरनेटिव मतलब वो इस गवर्नमेंट को ही उतार देंगे और नया इलेक्शन करवा देंगे। इतनी लेवल तक वो जा सकते हैं सोशल मूवमेंट्स, और नई गवर्नमेंट ला सकते हैं, यानी कोई और अल्टरनेटिव वो ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द गवर्नमेंट पॉलिसीज फेल टू एड्रेस, जब वो फेल हो जाते हैं, टू इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, सोशल मूवमेंट्स में अराइज एडवोकेट टू फॉर रिफॉर्मिंग, पुशिंग इंस्टीट्यूशन टू एडजस्ट बेटर मीट इन सोसाइटी। ठीक है, वो मजबूर करते हैं फिर इंस्टीट्यूशन उसको चेंजेस लाने में। ठीक है, क्योंकि वो कोई और अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं। ठीक है, कलेक्टिव बिहेवियर एंड सोशल मूवमेंट, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट्स ऑफ्टन लिंक सोशल मूवमेंट टू कलेक्टिव बिहेवियर। ये कहते हैं ये कलेक्टिव बिहेवियर होता है। कलेक्टिव बिहेवियर का मतलब होता है लोग साथ में आते हैं ना, वो कलेक्टिवली सोशल मूवमेंट्स को चलाते हैं। फोकसिंग ऑन हाउ सोशल कंडीशंस एनकरेज ग्रुप टू एक्ट कलेक्टिवली टू एड्रेस द कॉमन इश्यूज, ताकि उनके जो कॉमन इश्यूज होते हैं उनको क्या किया जाए, उनको एड्रेस किया जाए। दे आर्ग्यू दैट सोशल मूवमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। ये कलेक्टिव बिहेवियर होता है। कलेक्टिव बिहेवियर आप समझते हो, बहुत सारे लोग एट ए टाइम एक ही बिहेवियर दिखाते हैं। दे इमर्ज टू एड्रेस द अनफुलफिल्ड नीड्स ऑफ द सर्टन ग्रुप्स, वो उसको इमर्ज करते हैं, उसको एड्रेस करते हैं कि हमारे जो ये अनफुलफिल्ड नीड्स है उनको फुलफिल किया जाए। जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट, ठीक है, रिसेंटली इंडिया में हुआ था। ठीक है, एमिंग टू क्रिएट द पॉजिटिव चेंज, उनका मकसद क्या होता है, पॉजिटिव चेंजेस आने चाहिए। ठीक है, फिर इसका क्रिटिसिज्म भी है, तो उसको भी आप देख सकते हैं कि ये ओवर एम्फेसाइज करते हैं स्टेबिलिटी को। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट्स हमेशा कहते हैं कि सोसाइटी में हमेशा स्टेबिलिटी रहती है। ठीक है, ये पावर डायनेमिक्स को नेग्लेक्ट करते हैं। लैक ऑफ फोकस ऑन एजेंसीज पे ये ज़्यादा फोकस, जैसे मीडिया जो इसको हाईलाइट करता है। ठीक है, तो इसके क्रिटिसिज्म्स है, लेकिन उससे बेहतर है कि आप इस चीज़ को देखें। एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रक्चरल, सब इंडिया में कौन कौन से मूवमेंट्स हैं जिनको हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट्स बोलते हैं। ठीक है, फंक्शनलिस्ट मूवमेंट, जैसे द सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूएसए, यहाँ पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, फ्रॉम ए स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर दिस मूवमेंट, द मूवमेंट कैन बी सीन एज ए रिस्पॉन्स टू रेडिकल इनइक्वालिटी, रेशियल इनइक्वालिटी दैट थ्रेटन्ड सोशल कोहेजन। जो वहाँ रेशियल इनइक्वालिटी थी, ठीक है, रेसेस पे उनको क्या किया जाता था, डिस्क्रिमिनेट, ये इस रेस का है, ये इस रेस का है। ठीक है, उससे किसको खतरा था, सोसाइटी को खतरा था, सोशल स्टेबिलिटी को, सोशल कोहिजन को। बाय पुशिंग द सिविल राइट्स रिफॉर्म, फिर उन्होंने क्या लगाया, सिविल राइट्स रिफॉर्म। फिर क्या हुआ, द मूवमेंट एम टू एड्रेस द सिटी इन अमेरिकन सोसाइटी कॉज्ड बाय द सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन, अल्टीमेटली वर्किंग टुवर्ड्स रेस्टोरिंग द सोशल इक्विलिब्रियम। अगर वो चीज़ें वहाँ नहीं लाई जाती, जैसे इंडियन सोसाइटी में हम एग्जांपल देख सकते हैं कि लोअर कास्ट्स को, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसने आर्टिकल 17 को प्रोहिबिशन किया डिस्क्रिमिनेशन को। ठीक है, तो बहुत सारे जो लोअर सबाल्टर्न थे, जो लोअर के कास्ट्स थे लोग, उनके लिए उनको ख़त्म किया गया। अगर उसको ख़त्म नहीं किया जाता तो इंडियन सोसाइटी में जो स्टेबिलिटी थी, ऑर्डर थी, उसमें बार बार खतरा था। वो लोग मूवमेंट्स करते, प्रोटेस्ट करते, तो उसको ख़त्म करने के लिए एक रिफॉर्म लाया गया। तो उस रिफॉर्म की वजह से सोसाइटी के स्टेबिलिटी और ऑर्डर को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है अभी। ठीक है, तो इन समरी देखेंगे हम, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल मूवमेंट इंटरप्रेट्स दीज मूवमेंट्स एज कलेक्टिव रेस्पॉन्स होता है टू डिसरप्ट द सोशल ऑर्डर बाय एड्रेसिंग द डिसरप्शंस। मूवमेंट्स कंट्रीब्यूट टू रेस्टोरिंग द बैलेंस। जब मूवमेंट्स आते हैं सोसाइटी में, जब डिस्टर्बेंस आते हैं, तो मूवमेंट्स क्या करते हैं, जब मूवमेंट्स की नीड्स फुलफिल होती है, उनके जो डिमांड्स होते हैं वो फुलफिल होते हैं, सोसाइटी में क्या होता है, रेस्टोरिंग होती है बैलेंस, और फिर से सोसाइटी अच्छे से वर्क करती है। थ्रू क्रिटिक्स आर्ग्यूइंग दैट दिस अप्रोच मे ओवर सिंप्लीफाई द ट्रांसफॉर्मेटिव ऑफ सोशल मूवमेंट्स। ठीक है, तो उससे क्या होता है, इस इन मूवमेंट से सोसाइटी में क्या होती है, इन मूवमेंट से सोसाइटी में दोबारा से स्टेबिलिटी, ऑर्डर रेस्टोर होती है। ठीक है, चलिए नाउ वी विल सी द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। अब मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव क्या था, देखिए, द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल मूवमेंट व्यू दीज मूवमेंट्स एज ए रिजल्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ऑप्रेस्ड एंड रूलिंग क्लास विद इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। सिंपल कंसेप्ट आपको ये याद रखना है। अगर आपको मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव आपने देखा होगा लेक्चर, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में मैंने वहां आपको पहले मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव समझाया था। देखिए, मार्क्स क्या है, दुनिया में दो चीजें हुई, जो रिसोर्सेज है जिसको हम प्रोडक्शन बोलते हैं, जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन का ओनर है वो रिच क्लास है, जो प्रोडक्शन में ओनर नहीं है, वहां लेबर काम करता है, वो पुअर क्लास है।
इसको मार्क्स बोलता है हैव्स, इसको बोलता है हैव नॉट्स, और इसको वो बोलते हैं पी से पुअर और पी से प्रोलेटेट्स, और इनको बोलते हैं बोर्जुआ क्लास। सिंपल कंसेप्ट। वो कहता है जो भी प्रोडक्शन ओन करता है, जिसकी प्रोडक्शन है, यानी प्रोडक्शन मतलब जिसकी इंडस्ट्री है, बड़े बड़े इंडस्ट्री जो इंडिया में चलते हैं, स्टील इंडस्ट्रीज, टाटा इंडस्ट्रीज, अंबानीज, ठीक है। तो जो लोग प्रोडक्शन को ओन करते हैं सोसाइटी में वो रिच क्लास होता है, और जो नहीं करते हैं वो पुअर क्लास होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सर, नेक्स्ट क्या, ये लोग जो है इन दोनों के बीच में हमेशा स्ट्रगल होती है। क्या स्ट्रगल होती है? ये जो रिच क्लास है ये हमेशा चाहता है कि ये क्लास ऊपर ना आए, ये हमेशा क्या बना रहे हैं, पुअर क्लास बना रहे। तो ये लोग जो है, जो मार्क्स कहता है, इन लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया है सोसाइटी में जिसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम, जो अभी चल रहा है। कैपिटलिस्ट सिस्टम वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसमें प्राइवेट ओनरशिप होती है, मतलब बिजनेसमैन, एक इंडिविजुअल अपनी इंडस्ट्री खोल सकता है, उसकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। तो सेम इज द केस, ये कहते हैं कि ये इनको आगे नहीं आने देने की कोशिश करते, इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है। ये कहते हैं उन्होंने ऐसा एजुकेशन सिस्टम, फैमिली सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम बनाया है, जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस वो इन्होंने ऐसे बनाए हैं कि ये लोग इनको आगे आने नहीं देते। उसमें क्या करते हैं, ये लोग इनको हमेशा एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। अब देखो, लेकिन ये लोग हमेशा कोशिश करते हैं इस चीज को आगे लाने की, ठीक है। तो इनके बीच में जो स्ट्रगल होती है उसी को मार्क्स बोलते हैं क्लास स्ट्रगल, इनके बीच में हमेशा होती है, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट, बेसिक डॉक्ट्राइन। व्यू, ये क्या कहते हैं, मूवमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल। ये कहते हैं ये मूवमेंट जो आते हैं, सोशल मूवमेंट्स, ये हमेशा किसकी वजह से आते हैं, इनमें क्लास स्ट्रगल होती है और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, किसके बीच में, ऑप्रेस्ड। ऑप्रेस्ड कौन है यहाँ, ये प्रोडक्शन है, ये काम करता है, इसकी ये प्रोडक्शन है। यहाँ ऑप्रेस्ड कौन है, ये वाला ऑप्रेस्ड है, इसको कौन ऑप्रेस करता है, ये करता है। एंड द रूलिंग क्लास, रूलिंग क्लास कौन है, ये लोग, ठीक है, विद द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। इनके बीच में हमेशा क्या होता है, क्लास स्ट्रगल होती है इनके बीच में, ठीक है। Rooted in the Karl Marx idea about the class conflict and social change, this perspective sees social movement as a response. Social movement है, ये लोग मूवमेंट क्यों करते हैं, ये लोग सोशल मूवमेंट क्यों करते हैं, जैसे ये लोग लेबर मूवमेंट है हमारे पास, लेबर मूवमेंट चाहते हैं हमारे वेजेस इंक्रीज हो जाए और वर्किंग टाइम आवर जो है वो कम की जाए, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, दिस पर्सपेक्टिव दैट मूवमेंट एज ए रेस्पॉन्स टू द इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज। जो इनको इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज कैसे, देखिए इसकी इंडस्ट्री है, ये लेबर है, यहाँ प्रोडक्ट बना, किसने प्रोडक्ट बनाया, इसने प्रोडक्ट बनाया, इसको क्या मिला, जैसे पेन इसने बनाया, पेन में इसको लेबर मिले 2 रुपया, ठीक है। पेन जब तैयार हुआ, जब मार्केट में आया तो वो 5 रुपये में बिका, 2 रुपया उसका जो था, उसको जो प्रोडक्ट जो उसको लगा था बनाने में वो 2 रुपया, और उसका जो प्रॉफिट है वो 3 रुपया आया। प्रोडक्ट किसने बनाया, इसने, 3 रुपया जो प्रॉफिट आया वो किसको जाएगा, वो कैपिटलिस्ट को जाए। समझ आ रही है बात। तो ये कहते हैं सोशल मूवमेंट्स, ये कहते हैं मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वाले, सोशल मूवमेंट कैसे आते हैं, ये कहते हैं एज ए रेस्पॉन्स टू द इकोनॉमिक। जब क्या होता है, इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी, जब इन लोगों को क्या किया जाता है, उनको इनइक्वलिटी ट्रीट किया जाता है। जो सोशल इनइक्वालिटीज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है, मतलब इसको बेसिक पे दिया जाता है, इसका जो प्रॉफिट है वो किसको जाता है, वो कैपिटलिस्ट को जाता है। आई बात समझ। सोशल इनइक्वालिटी इनहर्ट इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम। जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है जो अभी चल रहा है, हमारे यहाँ भी चल रहा है, दुनिया में चल रहा है, अमेरिका में कैपिटलिस्ट सिस्टम चल रहा है, जो आप बड़े बड़े बिलियनियर्स देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, मार्क जुकरबर्ग है, बड़े बड़े इंडस्ट्री, टाटास हैं, अंबानीज हैं, ठीक है, बिरलास है, बड़े बड़े, वो क्या है, उनको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट, ठीक है। उन्होंने जो दुनिया में कैपिटलिस्ट सिस्टम चल रहा है, प्राइवेट ओनरशिप चल रही है, कि लोअर क्लास जो है, मिडिल क्लास ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो लोग अमीर नहीं हो पा रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम। बात आई समझ। तो ये कहते हैं कि सोशल मूवमेंट जो आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ लोगों को जुल्म हो रहा है, इकोनॉमिक सोशल इनइक्वालिटीज, लोग सोशली इनइक्वल हो रहे हैं, उनमें इनइक्वालिटी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इनहर्ट कैपिटलिस्ट सिस्टम, जो ये कैपिटलिस्ट सिस्टम है, इसमें हमेशा ऐसा ही सिस्टम होता है कि लोग, जिनके पास जो लेबर्स हैं वो हमेशा गरीब रहेंगे इकोनॉमिकली और सोशली, और जिनकी प्रोडक्शन है वो हमेशा क्या रहेंगे, वो अमीर रहेंगे, ठीक है। तो कहते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है, सोशल मूवमेंट्स डेवलप हो रहे हैं। मार्क्सिस्ट थ्योरी आर्ग्यू दैट सोशल मूवमेंट आर ड्रिवन बाय द वर्किंग क्लास नीड्स टू चेंज द पावर स्ट्रक्चर। वो कहते हैं कि सोशल मूवमेंट्स आर ड्रिवन, इनको लाया जाता है, यानी ये आते हैं किसकी वजह से, बाय द वर्किंग क्लास नीड्स टू चेंज। वर्किंग क्लास जो है, जो काम करते हैं इन इंडस्ट्रीज में, वो चाहते हैं नीड टू चेंज, वो चाहते हैं कि चेंज आए, किसमें,
द पावर स्ट्रक्चर, जो अभी पावर स्ट्रक्चर है, पावर यानी कि कैपिटलिस्ट सिस्टम सारा कुछ चला रहे हैं, दैट एक्सप्लॉइट देम, जो उनको एक्सप्लॉइट करता है, एंड अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म सोसाइटी, वो चाहते हैं कि सोसाइटी में क्या आए, चेंजेस आए। तो हम क्या कहेंगे फाइनली, सिंपल कंसेप्ट ये है कि मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव अगर आपसे पूछा जाए क्यों, वो क्या कहते हैं सोशल मूवमेंट्स क्यों डेवलप होते हैं, वो कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसमें जो वर्किंग क्लास है उनको क्या होता है, उनको इकोनॉमिकली और सोशली एक्सप्लॉइट किया जाता है, और वो चाहते हैं कि पावर स्ट्रक्चर जो ये सिस्टम है ये चेंज हो जाए, और उसकी वजह से क्या होते हैं सोशल मूवमेंट्स। इसीलिए आप देखोगे लेबर मूवमेंट्स, बड़े बड़े मूवमेंट्स वर्ल्ड में, तो वो इसी वजह से आते हैं। ठीक है, तो की एस्पेक्ट्स देखेंगे, की एस्पेक्ट्स में हम देखेंगे क्या क्या कहते हैं, क्लास स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स थ्योरी सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, सोसाइटी डिवाइड दो क्लासेस में है, विद द अपोजिंग इंटरेस्ट, इन दोनों के अपोजिंग इंटरेस्ट है। कैपिटलिस्ट ज़्यादा अमीर होना चाहिए, उनको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, जो वर्किंग क्लास है उनके नीड्स फुलफिल होने चाहिए, वो पावर स्ट्रक्चर में चेंज चाहते हैं। प्राइमरली अगर देखेंगे द बोर्जुआज, जो मैंने अभी आपको कहा जो कैपिटलिस्ट क्लास है, द रूलिंग क्लास ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड द प्रोलेटेट द वर्किंग क्लास हु सेल्स देयर लेबर, जो अपना लेबर बेचते हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे कहीं भी आप जाइए, बड़े बड़े होटल्स में जाइए, वहां जो वर्किंग क्लास है उसका जो मालिक होता है वो कहीं और बैठा होता है, उसको अपना प्रॉफिट चल रहा है, उसके लेबर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सारा जो उसका प्रॉफिट होता है, उनको सैलरीज, मेन प्रॉफिट उसको जाता है। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट सिस्टम हर किसी चीज में आप देखोगे। उसके बाद ये कहते हैं सोशल मूवमेंट्स अराइज, सोशल मूवमेंट्स अराइज होते हैं एज अ डायरेक्ट रेस्पॉन्स टू द इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सप्लॉइटेशन। सोशल मूवमेंट इस वजह से आते हैं, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वाले कहते हैं क्यों, क्योंकि जो लोअर क्लास है, जो प्रोलेटरेट क्लास है, उनको क्या किया जाता है, उनको इकोनॉमिकली और सोशली एक्सप्लॉइट किया जाता है। एक्सपीरियंसेस बाय द वर्किंग क्लास, ठीक है, एज इनइक्वलिटी ग्रोज, जैसे ये इनइक्वलिटी ग्रो होती है, जैसे अमीर लोग जो हैं वो अमीर दिन ब दिन होते हैं, गरीब नीचे आता है, तो ये गैप बढ़ रही है। द वर्किंग क्लास बिकम्स मोर एवियर ऑफ देयर ऑप्रेस्ड पोजीशन, तो वर्किंग क्लास को धीरे धीरे क्या पता चलता है कि उनको सबसे ज्यादा ऑप्रेस किया जाता है। ठीक है, स्पार्किंग मोबिलाइजेशन अगेंस्ट, तो ये क्या करते हैं, ये मूवमेंट क्रिएट करते हैं किन के खिलाफ, इन रूलिंग क्लास के खिलाफ। फिर फाइनली ये क्या करते हैं, सोशल मूवमेंट डेवलप करते हैं, लेबर मूवमेंट्स डेवलप करते हैं कि हमें इतने वेज चाहिए, इतने वर्किंग का वर्क चाहिए। ठीक है, तो इसकी वजह से मूवमेंट्स डेवलप होते हैं। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट एज अ रूट कॉज ऑफ द सोशल प्रॉब्लम। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल में प्रॉब्लम कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिज्म जो आया था दुनिया में, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से आया, कि इंडस्ट्रीज आए, फिर प्राइवेट ओनरशिप आई, जिसको हम प्राइवेट प्रॉपर्टी रखना या प्राइवेट ओनरशिप कहते हैं। ठीक है, तो यही रूट काज है एक्चुअल में कैपिटलिज्म। तो मार्क्स का आइडिया भी यही था। मार्क्स ये कहता था कि दुनिया में अगर आपको एक्सप्लॉइटेशन खत्म करनी है, कोई भी इंस्टीट्यूशन में जो एक्सप्लॉइटेशन, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, वुमेन्स की एक्सप्लॉइटेशन, कोई भी एक्सप्लॉइटेशन अगर आपको दुनिया में खत्म करनी है, आपको कैपिटलिज्म को खत्म करना है। वो लेबर्स को उस वक्त कह रहा है कि अगर आपको अपनी पोजीशन सुधारनी है, कोई भी चीज़ सुधारनी है, आपको कैपिटलिज्म को खत्म करना होगा, और कैपिटलिज्म की जगह सोशलिज्म को लाना पड़ेगा। सोशलिज्म अगर आपने सुना होगा तो सोशलिज्म मार्क्स ने कंसेप्ट दिया था, जो रशिया में आया था 1970 के बाद, कि सोशलिज्म में क्या होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड नहीं होती है। सर, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी जो अभी है बड़े बड़े कैपिटलिस्ट, वो कहाँ जाएगी, वो स्टेट के कंट्रोल में रहती है, उसको स्टेट कंट्रोल करता है। वहां सिर्फ जो भी प्रॉपर्टी होती है वो स्टेट की होती है, वहां किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं होती है। जब प्रॉपर्टी का कंसेप्ट खत्म हो गया तो सब एक लेवल पे आ गए, तो इक्वेलिटी डेवलप हो गई। ठीक है, ये मार्क्स कहता है। तो इसलिए कहते हैं कैपिटलिज्म एज द रूट कॉज ऑफ सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम्स का जो रूट कॉज है वो कैपिटलिज्म है। मार्क्सिस्ट थ्योरी वो क्या कहते हैं, दैट कैपिटलिज्म इज द रूट कॉज ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज एंड इनजस्टिस। जो भी हमारे इस दुनिया में, हमारे इस वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका रूट कॉज सोशल प्रॉब्लम्स, सोशल इनइक्वालिटी या इनजस्टिस हो रहा है, वो कैपिटलिज्म है। ठीक है, अंडर कैपिटलिज्म द रूलिंग क्लास कंट्रोल्स द सोर्सेज, रिसोर्सेज एंड पावर। कैपिटलिज्म में क्या होता है, जो भी रिसोर्सेज और पावर होते हैं वो सब कौन कंट्रोल करते हैं, कैपिटलिस्ट करते हैं, यूजिंग देम टू परपेचुएट देयर डोमिनेंसी। क्यों, क्योंकि उनको अपनी डोमिनेंसी रखनी होती है सोसाइटी में। ठीक है, सोशल मूवमेंट इज इन दिस सेंस आर सीन एज अटेम्प्ट्स बाय द ऑप्रेस्ड ग्रुप टू रेजिस्ट द एक्सप्लॉइट। तो इसका मतलब है सोशल मूवमेंट्स कब डेवलप होते हैं, जब लोगों को पता चलता है उनको एक्सप्लॉइट होता है, तो वो रेजिस्ट करते हैं किसके खिलाफ, इन कैपिटलिस्ट्स के खिलाफ, तो सोशल मूवमेंट्स डेवलप होते हैं। ठीक है, रेवोल्यूशनरी चेंजेस। अब सोशल मूवमेंट्स क्या होते हैं, ये क्या कहते हैं, अनलाइक द रिफॉर्मेटिव, ये कहते हैं आप रिफॉर्मेटिव चेंजेस मत लाइए। रिफॉर्मेटिव मतलब आप समझते हैं चीज को रिफॉर्म करना, मतलब हमारे पास
आर्टिकल 17 था, हम कोई और रिफॉर्म लाएंगे, उनको रिजर्वेशंस देंगे, ये रिफॉर्मेटिव चेंजेस होती है, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे हमारी सोसाइटी में एक टाइम पे जैसे क्या था, जैसे हम बोलेंगे कि उस टाइम पे विडो मैरिज सिस्टम नहीं था, तो हमने लॉज लाए तो उसको रिफॉर्म कर दिया। लेकिन रेवोल्यूशनरी चेंजेस क्या होता है, अगर आपको ये पता नहीं है, आप सोशल मूवमेंट्स का जो लेक्चर मैंने दिया है उसको देखिए, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स किसे बोलते हैं, रेवोल्यूशनरी चेंज। मार्क्स कहता है कि रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाओ। रेवोल्यूशनरी चेंजेस का मतलब होता है कि जो सिस्टम है उसको, सिस्टम को ही चेंज कर दो, नया सिस्टम लाओ। जैसे कैपिटलिस्ट सिस्टम है, यहाँ सोशलिस्ट सिस्टम लाओ। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसको खत्म कर दो, सोशलिस्ट सिस्टम लाओ, सिस्टम हुई को चेंज कर दो। तो इसका मतलब क्या होता है, रेवोल्यूशनरी चेंज। यहाँ रिफॉर्मेटिव मतलब होता है एक एस्पेक्ट को चेंज कीजिए, फॉर जो आपके पास आर्टिकल्स हैं उनको चेंज किया। आई बात समझ। तो अनलाइक द रिफॉर्मेटिव चेंज ओरिएंटेड theories which view social movements as a means of achieving gradual improvement। रिफॉर्मेटिव क्या कहते हैं कि धीरे धीरे चेंजेस लाओ, ग्रेजुअल मूवमेंट इंप्रूवमेंट लाओ विद इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम। जो आपके पास सिस्टम है, सिस्टम को उठा, यानी कि सिस्टम को खत्म करने की या सिस्टम को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम में चेंजेस लाओ थोड़े थोड़े। लेकिन मार्क्सिस्ट थ्योरी एम्फेसाइजेस, ये जोर देते हैं द नीड ऑफ रेवोल्यूशनरी चेंज। ये कहते हैं सिस्टम को ही खत्म कर दो, सिस्टम जो है उसको बाहर निकाल दो। जब तक आप कैपिटलिस्ट सिस्टम को बाहर नहीं निकालेंगे, आपके इनइक्वालिटीज, आपकी सफरिंग्स खत्म नहीं होंगे। आपको कौन सा सिस्टम लाना होगा, आपको सोशलिस्ट सिस्टम लाना होगा। जो इनके पास ये रिसोर्सेज है ये लेके दे दो, ये स्टेट को दे दो। जब स्टेट को मिलेंगे ये सबको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद मार्क्सिज्म आर्ग्यूड दैट ट्रू सोशल चेंज कैन ओनली आकर, ये कहते हैं मार्क्सिस्ट वाले, तभी सोशल चेंज आ सकती है। कब? व्हेन द वर्किंग क्लास ओवरथ्रो द कैपिटलिस्ट क्लास। जब वर्किंग क्लास जो है वो किसको ओवरथ्रो करेगा, यानी निकाल देगा किसको, कैपिटलिस्ट सिस्टम को, लीडिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्लासलेस एंड कम्युनिस्ट। याद रखना, क्लासलेस वही सोशलिज्म, क्लासलेस मतलब जब कैपिटलिस्ट सिस्टम खत्म होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है, जो भी इंडिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो सब किसको मिलेगी, वो स्टेट को, स्टेट के हवाले होगी। तो क्लासेस तो ऑलरेडी खत्म हो गए, ना कोई रिच रहा ना कोई पुअर, किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रही, या जिसको हम कम्युनिस्ट सोसाइटी बोलते हैं, वायर रिसोर्सेज आर शेयर्ड इक्विटेबली। तो रिसोर्सेज क्या मिलते हैं, सबको इक्विटेबली मिलते हैं। आई बात समझ, रेवोल्यूशनरी चेंज। अब देखते हैं आइडियोलॉजी एंड क्लास कॉन्शियसनेस फ्रॉम द सोशल मूवमेंट्स इमर्ज अंडर मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क। अब अगर सोशल मूवमेंट्स डेवलप होंगे मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क यानी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के अंडर, द वर्किंग क्लास मस्ट डेवलप क्लास कॉन्शियसनेस। वर्किंग क्लास को क्या होगी, उनको क्लास कॉन्शियसनेस होगी कि हमारा जो क्लास है ये गरीब है। क्यों गरीब है, ये कैपिटलिस्ट्स की वजह से है, ठीक है। आर अवेयरनेस ऑफ देयर शेयर्ड एक्सप्लॉइटेशन एंड इंटरेस्ट, उनको पता चलता है कि उनके सब की जो एक्सप्लॉइटेशन है शेयर्ड एक्सप्लॉइटेशन और उनके इंटरेस्ट क्या है। उसके बाद हम बोलते हैं मार्क्स क्लास कॉन्शियसनेस। याद रखना, मार्क्स कहता है, मार्क्स का एक आइडिया है कि जब तक इस लोअर क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को जो एक्सप्लॉइट होता है कैपिटलिस्ट्स की वजह से, जब तक इनके अंदर क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं होगी तब तक ये लोग चेंज नहीं लाएंगे, ठीक है। Marcus believed that ideology dominant belief is shared by the ruling class can obscure class consciousness। वो कहता है कि हमेशा जो आइडियोलॉजी है डोमिनेंट, जो उनके बिलीफ्स हैं, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, वो क्या करते हैं, वो हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं लोअर क्लास को। वो नहीं चाहते हैं इन लोअर क्लासेस में क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप हो। सोशल मूवमेंट्स आर देयर फॉर ऑलवेज द वेज फॉर लुकिंग वर्किंग क्लास टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द कैपिटल। तो सोशल मूवमेंट एक तरीका है जिससे क्या हो सकता है, जिससे लोअर क्लासेस को क्या मिल सकती है, उनको फ्रीडम मिल सकती है, उनको जो एक्सप्लॉइटेशन है वो खत्म हो सकती है। टू ब्रेक फ्रॉम द कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, उनको ब्रेक मिल सकती है, वो निकल सकते हैं इन चेनों से। एंड रिकॉग्नाइज देयर कलेक्टिव पावर, और उनको अपना कलेक्टिव पावर पता चल सकता है, ठीक है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म आपको इसमें देखना है मेन पॉइंट। मार्क्स थ्योरी अप्लाई दैट हिस्टोरिकल मटेरियल टू अंडरस्टैंड सोशल मूवमेंट्स व्हिच मीन्स एनालाइजिंग सोसाइटी थ्रू हिस्ट्री। जब आप हिस्ट्री देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, मटेरियल, इकोनॉमिक्स कंडीशंस रादर देन द आइडियाज ऑफ हेलो, आपको ये देखना है कि हिस्टोरिकली आपको देखना है कि मटेरियल जो है, हमेशा मटेरियल ने सोसाइटी को चेंज किया है, ठीक है। पहले एग्रीकल्चर सिस्टम था, फिर कैपिटलिस्ट सिस्टम आया, फैक्ट्रीज आई, वहाँ इंडस्ट्रीज आई, जिसने इंडस्ट्रीज को ओन किया वो रूलिंग क्लास बना, जो वहाँ वर्कर था वो क्या बना, लोअर क्लास बना, वो वर्किंग क्लास बना। According to this view, change in the economic base such as the shift in the feudalism, capitalism leads, जब feudalism से क्या आया था, capitalism leads to the social change, वहाँ जब changes आई which include the emergence of social movement and a reaction to the economic structure, ठीक है।
तो अगर आप देखोगे सर इन सोशल मूवमेंट्स, सॉरी मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में कौन कौन से मूवमेंट्स आ सकते हैं, लेबर मूवमेंट्स, ठीक है। लेबर्स जो अच्छी वेजेस चाहते हैं, वर्किंग राइट्स चाहते हैं, तो उनको हम किस में रख सकते हैं, उनको हम मार्क्सिस्ट मूवमेंट्स बोल सकते हैं। याद रखना ये बड़े बड़े एग्जाम्स में आते हैं, आपको सोशल मूवमेंट दिया जाएगा, आपको ये बोला जाएगा ये बताइए ये सोशल मूवमेंट कौन सा है, ये मार्क्सिस्ट है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है, या ये वेबेरियन सोशल मूवमेंट है, ठीक है। याद रखना लेबर यूनियन स्ट्राइक्स, जो भी हमारे लेबर यूनियंस है, वो एक्सप्लॉयटेशन जो उनको होती है, वो डिमांड चाहते हैं वो खत्म किया जाए, उसको भी हम किस में रख सकते हैं, सोशल मूवमेंट्स में, ठीक है। उसके बाद एंटी कॉलोनियल सोशल मूवमेंट, जो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ मूवमेंट्स डेवलप होते हैं, ठीक है, उनको भी हम रख सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे मूवमेंट्स खड़ा हुए थे किसके, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ। These movements represent the struggle of colonial people against the foreign capitalism, जो फॉरियन कैपिटलिज्म इधर आया था, ठीक है। जैसे ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे, उनका मकसद क्या था, ट्रेड बनाना, तो वो लोग क्या थे, कैपिटलिस्ट थे, तो यहाँ एक्सप्लॉइट कर रहे थे यहाँ के जमीन फार्मर्स को, पीजेंट्स को, कैपिटल, तो जो वो मूवमेंट्स आ रहे थे उनको भी हम सोशल मूवमेंट्स यानी मार्क्सिस्ट मूवमेंट्स में रख सकते हैं। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स लाइक रशियन रेवोल्यूशन आया था, जिसको हम बोलते हैं जो मार्क्सिस्ट बेस पे आया था, उसको भी हम सोशल मूवमेंट या मार्क्सिस्ट मूवमेंट्स में रखते हैं, याद रखना। क्यूबियन रेवोल्यूशन आया था, डायरेक्ट रिफ्लेक्टेड मार्क्स आइडिया, उसमें भी क्या थे, उसमें भी मार्क्सिस्ट आइडियाज थे, सॉर्ट ओवर थ्रू द वो कैपिटलिस्ट को सिस्टम को खत्म उन्होंने किया, और वहां पे उन्होंने क्या सिस्टम लाया, कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट सिस्टम, ठीक है। इसका भी क्रिटिसिज्म है, ठीक है, वो आप खुद देख लीजिएगा, वो बहुत ही इजी है, वो उतना टफ नहीं है। अब हम वेबेरियन सोशल मूवमेंट को देखिए। वेबेरियन थ्योरी क्या कहती है, देखिए, जब भी आप एज ए स्टूडेंट, आप सोशियोलॉजी में आपको एक पॉइंट बताऊंगा यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत देर के बाद आपको समझ आएगा, लेकिन मैं आपको अभी बताऊंगा, आपको आपके ग्रेजुएशन में ही, कि जब भी आप मार्क्सिस्ट आइडिया देखोगे और फिर वेबर को देखोगे, वेबर को आप हमेशा देखोगे, दोनों जर्मनी से थे, वेबर ने हमेशा क्रिटिसिज्म किया है किसका, कार्ल मार्क्स का। इसीलिए आप देखोगे जब भी आपको वेबर के मार्क्स के आइडियाज ज़्यादा डोमिनेट लगेंगे, हाँ प्रैक्टिकली लगेंगे, हाँ सर ये चीज़ें तो एग्जिस्ट करती हैं प्रैक्टिकली, लेकिन जब आप फिर वेबर को पढ़ोगे तो आपको लगेगा नहीं, मार्क्सिस्ट आइडियाज जो थे वो बहुत, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तब वो रेलिवेंट थे, आज के जो आइडियाज जो प्रैक्टिकली फॉलो होते हैं सोसाइटी में वो वेबर के आइडियाज हैं, ठीक है। तो वेबर ने किसको क्रिटिसिज्म किया है, मार्क्स को। चलिए, वेबरियन थ्योरी ऑफ सोशल मूवमेंट ऑफर ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव, इन्होंने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लाया था फ्रॉम मार्क्सिस्ट व्यू। इसने कहा फोकसिंग ऑन द रोल ऑफ आइडियाज, इसने कहा आइडियाज, वैल्यूज एंड द करिज्मेटिक लीडरशिप। आइडियाज आपको पता है, आपके आइडियाज क्या है, वैल्यूज क्या है कि सोसाइटी में किसको ठीक को, किसको गलत और किसको ठीक क्या कहा जाता है, ठीक है। करिज्मेटिक लीडरशिप आपको पता क्या होता है, करिज्मेटिक लीडर हम उसको बोलते हैं जिसके पास करिश्मा होता है। करिश्मा मतलब जैसे महात्मा गांधी थे, तो वो जब बात करते थे तो सब लोग उस पर क्या करते थे, उनकी बात को एक्सेप्ट करते थे, उनके साथ चलते थे, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे दुनिया में बहुत सारे करिज्मेटिक लीडर जिसके पास करिश्मा, हिटलर, ठीक है, बहुत बड़े बड़े लीडर जो थे, इन मोबिलाइजिंग पीपल फॉर सोशल चेंज, ये कहता है नहीं, ये कहता है कि ये किसकी वजह से होता है, ये आइडियाज़ की वजह से होता है, ये वैल्यूज़ की वजह से होता है, और करिज्मेटिक लीडरशिप की वजह से होता है, जो मोबिलाइज करते हैं लोगों को। मोबिलाइज मतलब लोगों को इस लेवल के, इस तरीके, इस आइडियालॉजी यानी कि इस सिस्टम के खिलाफ तैयार करते हैं लोगों को, जिस तरह से मोबिलाइज महात्मा गांधी ने इंडिया में किया था लोगों को कॉलोनियलिज्म के खिलाफ, फॉर सोशल चेंज, किसके लिए, चेंज के लिए, कि हमें सिस्टम में चेंज लानी है, ठीक है। डेवलप्ड बाय द मार्क्सिस्ट, दिस अप्रोच एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म, सॉरी, वेबर क्या कहता है, दिस अप्रोच एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल मोटिवेशन, इसके लिए इंडिविजुअल मोटिवेट होता है, कि इंडिविजुअल खुद मोटिवेट होता है, रैशनैलिटी, वो अपना रीजन यूज करता है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मतलब आपको पता होगा ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, कि जैसे हमारे अभी सिस्टम चल रहा है, हमारा सिस्टम जो है पॉलिटिकल सिस्टम, ये डिवाइडेड है ब्यूरोक्रेटिक लाइन्स में। जैसे आप देखोगे ऊपर केएस है, ऊपर आईएएस है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, उसके नीचे होता है केएस, उसके नीचे क्लर्क, उसके नीचे और कुछ, ऐसे ही सिस्टम चलता है, ठीक है, उसको हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। इन अंडरस्टैंडिंग सोशल मूवमेंट, इसने इन चीज़ों को यूज़ किया, किसको, इंडिविजुअल मोटिवेशन, इंडिविजुअल कैसे मोटिवेट होता है कि वो चेंज लाएगा, रैशनैलिटी, वो अपना रीजन यूज करता है, ठीक है, और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, कि वो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें पहले ऊपर एक रहेगा, फिर उसके नीचे एक, उसके नीचे एक, उसके नीचे एक, उसके नीचे एक काम करेगा, ठीक है।
इन अंडरस्टैंडिंग सोशल मूवमेंट्स ने इन चीज़ों को यूज़ किया जब इसने सोशल मूवमेंट्स को समझा। वाइल मार्क्स थ्योरी थी सोशल मूवमेंट्स एज ए प्राइमरी ड्राइवन बाय द इकोनॉमिक क्लास स्ट्रगल। तो सिंपली मार्क्स क्या कहता है कि जो क्या होती है, जो इकोनॉमिक क्लास स्ट्रगल बीच में होती है दो क्लासेस में, रिच एंड पुअर के बीच में, उसकी वजह से सोशल मूवमेंट्स कहता है। वेबर्स थियरी इनकॉर्पोरेट्स अ ब्रॉडर व्यू ऑफ सोशल मूवमेंट्स, ये इससे बड़ी ब्रॉड व्यू देते हैं, इससे भी बड़ी व्यू देते हैं। इंक्लूडिंग ये कहता है ये पावर की वजह से होता है, स्टेटस की वजह से और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, यानी सोसाइटी में जो पावर है उसकी वजह से, सोसाइटी का जो स्टेटस है, इंडिविजुअल्स का जो आपका क्या स्टेटस है, इसका क्या स्टेटस है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशंस कैसे बनते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, सोशल मूवमेंट्स आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इन्हीं कंसेप्ट को अब थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। रोल ऑफ आइडियाज एंड वैल्यूज, हमने ऊपर कहा, वेबर ने कहा कि आइडियाज और वैल्यूज की वजह से ये होता है। कैसे? वेबर एम्फेसाइजेस दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियाज एंड वैल्यूज आर द ड्राइवर्स ऑफ सोशल एक्शन। ये कहता है कि जो आपके पास आइडियाज होते हैं और वैल्यूज होते हैं वो सोशल एक्शन आपको कराते हैं, यानी कोई काम कराते हैं। सोशल मूवमेंट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट इमर्ज व्हेन ग्रुप शेयर ए कलेक्टिव विजन ऑफ आइडियोलॉजी। ये कहते हैं सोशल मूवमेंट्स तब होते हैं जब एक ग्रुप के पास एक कलेक्टिव विजन होता है। कलेक्टिव विजन मतलब उनके पास एक आइडियोलॉजी होती है। दैट चैलेंजेस द प्रीवेलिंग नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस, वो प्रीवेलिंग नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस को क्या करता है, चैलेंज करता है। ठीक है, मैं इसमें आपको एक एग्जांपल सिखाता हूँ जो इसने ऑलरेडी हाईलाइट किए हैं। वेबर हाईलाइटेड हाउ रिलीजन बिलीव्स, इथिकल वैल्यूज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज कुड इंस्पायर मूवमेंट्स। फॉर इंस्टेंस प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म वाज मोटिवेटेड बाय द रिलीजन वैल्यूज एंड अपोजिट टू कैथोलिक्स। एग्जाम्पल से समझ रहा था हूँ मैं आपको। वेबर ने एक स्टडी की है जिसमें हम एक बुक लिखी है जिसको हम बोलते हैं प्रोटेस्टेंट एंड स्प्रेड ऑफ कैपिटलिज्म। प्रोटेस्टेंट्स एंड उसके साथ जो कैथोलिक्स थे, इसने कहा चेंज किसकी वजह से आती है। ऊपर इसने क्या कहा, आइडियाज एंड वैल्यूज। देखो प्रोटेस्टेंट जो थे इन्होंने आइडियाज और वैल्यूज क्या बनाए थे, इन्होंने कहा कि दुनिया में हमें चेंजेस लाने हैं, यानी कि हमें दुनिया में बहुत काम करना है, जिसको हम बोलते हैं कि उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना पॉलिटिकल, यानी उन्होंने अपना रिलीजन ऐसा बनाया था कि दुनिया में बहुत सारा काम कीजिए, जितना आप काम करेंगे उतना आप पैसा बनाएंगे, जितना आप पैसा सेव करेंगे उतना आपको अच्छी लाइफ मिलेगी। यानी इन्होंने ऐसे वैल्यूज एंड नॉर्म्स बनाए थे कि हम लोगों को यही, उन्होंने कहा कि ऊपर कोई यानी कि ग्लोरीफाइड सोसाइटी जिसको हम बोलते हैं, सॉरी दुर्खेम ने कहा था, सॉरी, उसने कहा कि आपको इसके बाद जो भी आपको प्लेजर है वो आपको यही देखना है, इसके बाद कोई और सोसाइटी नहीं है जहां आप जाओगे, जहां आप चीज़ें देखोगे। ये वाले कहते थे नहीं, हम लोग जो है, हम लोगों को क्या, इसके बाद हमें क्या मिलेगा, हेवन मिलेगा। अगर हम यहाँ सफरिंग्स देखेंगे कैथोलिक्स वाले, तो ये लोग यहाँ काम ज़्यादा नहीं करते थे। तो इसने कहा प्रोटेस्टेंट्स ने ऐसा आइडियोलॉजी और ऐसा वैल्यूज़ बनाए थे, वो लोग इतना काम करते थे, उन्होंने यहीं पे ही चेंजेस लाए और सारे वैल्यूज़ और नॉर्म्स जो थे उन्होंने उस काम के इर्द गिर्द बनाए कि बहुत सारा काम करेंगे, बहुत सारे पैसे सेव करेंगे और बहुत एक लग्जूरियस लाइफ हम यही गुजारेंगे। ठीक है, तो प्रोटेस्टेंट्स में चेंजेस आई किसकी वजह से, वैल्यूज एंड आइडियोलॉजी की वजह से। बात आई समझ? तो ये कहता है, वेबर कहता है कि अगर आपको देखना है कि कोई सोशल चेंज या सोशल मूवमेंट जो डेवलप होता है वो किसकी वजह से होता है, उसमें एक ग्रुप में एक शेयर्ड आइडियोलॉजी होती है। जो प्रोटेस्टेंट्स में थे उन्होंने मूवमेंट्स क्रिएट किए, उन्होंने चेंजेस लाए सोसाइटी में, उन्होंने बहुत सारे यानी कि जो उनकी सोसाइटी थी उसको एक अच्छी सोसाइटी बनाया। किसकी वजह से, आइडियाज़ एंड वैल्यूज़, लेकिन कलेक्टिव विजन इनके पास था। आइडियोलॉजी क्या, प्रोटेस्टेंट्स के पास जो आइडियोलॉजी थी उसकी वजह से सोशल मूवमेंट्स भी डेवलप होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन। वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू वेबर सोशल मूवमेंट्स आर ए फॉर्म ऑफ सोशल एक्शन। सोशल मूवमेंट जो होते हैं ये एक सोशल एक्शन होता है, यानी कि लोग इसमें एक्शन करते हैं। उनको कौन करता है, बिहेवियर्स गाइडेड बाय द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ इंडिविजुअल अटैच्ड टू देम। कि वो एक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमें क्या करना है, हमें चेंज लानी है। ठीक है, हमें सोसाइटी में चेंज लानी है, प्राइसेस हाई हो रहे हैं, तो हम लोग जो एक्शन कर रहे हैं इसका मकसद क्या है, इसका मकसद क्या है, प्राइसेस को लो करना है। ठीक है, बात आई समझ? एनवायरनमेंट में कोई डैम बड़ा आ गया, हमें एनवायरनमेंट को बचाना है, उनका मकसद क्या है, वो एक्शन करते हैं एनवायरनमेंट को बचाने। उस एक्शन के पीछे मोटिवेशन क्या है उनकी, कि एनवायरनमेंट को बचाना। अगर एनवायरनमेंट बचेंगे तभी हम लोग रहेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, उसमें एनवायरनमेंटल चेंजेस आएंगे, डिस्टर्बेंस होंगी। ठीक है,
ही आउटलाइनेड 4 टाइप्स ऑफ सोशल एक्शंस विच इन्फॉर्म मे पीपल ज्वाइन सोशल मूवमेंट्स। तो 4 एक्शंस की वजह से लोग क्या करते हैं, लोग सोशल मूवमेंट्स में क्या करते हैं, वो सोशल मूवमेंट ज्वाइन करते हैं। पहले इंस्ट्रूमेंटल एक्शन टेकन टू क्लियर गोल्स, कैलकुलेट मेथड लाइक ए मूवमेंट परस्यूइंग स्पेसिफिक लीगल रिफॉर्म। हमें कोई चेंज चाहिए, कोई रिफॉर्म चाहिए सोसाइटी में, हमारे पास ये चीज़ें नहीं, हमारे पास लेबर लॉज नहीं है, हमारे लेबर लॉज चाहिए, ठीक है। वैल्यू ओरिएंटेड, इसमें वैल्यूज़ के रिलेटेड होता है, ये वो एक्शन होता है जो वैल्यूज़ के रिलेटेड होता है, सच एज मूवमेंट फाइटिंग फॉर ह्यूमन राइट्स के लिए, ठीक है, और अदर मॉरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। इफेक्टिव, ये इमोशंस के लिए होती है, जैसे अगर रिलीजियस मूवमेंट आ गया, रिलीजन मूवमेंट आ गया, उसमें क्या है, रिलीजन ने, किसी ने आपके रिलीजन के खिलाफ, तो आपने मूवमेंट खड़ा किया, जो भी कल्चरल मूवमेंट्स बोल रहे हैं, तो आपने क्यों मूवमेंट खड़ा किया, उस मूवमेंट को हम बोलेंगे अपने रिलीजन के लिए फाइट कर रहे हैं, मूवमेंट्स खड़ा करना, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव, ठीक है। और ट्रेडिशनल एक्शन क्या, आपके ट्रेडिशनल कस्टम्स के खिलाफ कुछ मूवमेंट, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, आप अपने कस्टम्स ट्रेडिशंस को डेवलप करना चाहते हैं, उनको बचाना चाहते हैं, आप मूवमेंट करें, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मूवमेंट्स। तो सारे मूवमेंट्स जो है वो वेबर की लाइट में इन चारों एक्शंस में आएंगे। अगर वो मूवमेंट इमोशंस के खिलाफ होगा वो मूवमेंट, तो इमोशनल मूवमेंट बनेगा, वैल्यूज़ के रिलेटेड होगा, इफेक्टिव होगा, ट्रेडिशनल होगा कि हमें अपने पुराने मेडिसन्स बचाने हैं, उनको सेव करना है, तो वो किस में आएगा, वो ट्रेडिशनल मूवमेंट्स में आएगा, ठीक है। उसके बाद करिज्मेटिक लीडरशिप, वेबर प्लेसेस सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस टू करिज्मेटिक लीडरशिप। वेबर कहता है एक सोशल मूवमेंट तब तक डेवलप नहीं होगा जब तक उसमें कोई करिज्मेटिक लीडर डेवलप नहीं होगा। जैसे आपने बिरसा मुंडा देखा होगा, ठीक है, नक्सलबारी मूवमेंट, बहुत सारे मूवमेंट जिनमें बड़े बड़े लीडर जो आए थे आगे, उनकी वजह से वो मूवमेंट्स डेवलप हो गए। करिज्मेटिक लीडरशिप इंडिविजुअल्स हु इंस्पायर द फॉलोअर्स टू देयर पर्सनल क्वालिटी, अपने क्वालिटी से, विजन से, डेडिकेशन से, ठीक है, मोटिवेट लोगों को करते हैं। लाइक जिसमें आप देख सकते हैं महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग है, ठीक है, नेल्सन मंडेला है, ये जो है ये करिज्मेटिक लीडर्स थे, ठीक है। इनकी वजह से भी सोशल मूवमेंट डेवलप होता है। यानी सोशल मूवमेंट तब तक डेवलप नहीं होगा जब तक उसमें क्या नहीं होगा, एक करिज्मेटिक लीडरशिप नहीं होगी, उसमें आइडियाज़ और वैल्यूज शेयर्ड नहीं होंगे, कलेक्टिव विजन नहीं होगा, उसमें रैशनैलिटी होती है, ठीक है, उसमें सोशल एक्शन होती है, ये चीज़ें, इन चीज़ों की वजह से सोशल मूवमेंट्स डेवलप होते हैं। Bureaucratization and institutionalization. Weber argued that movements grows often became bureaucratic, adopted the formal structure. जब वो मूवमेंट डेवलप होते हैं तो वो फॉर्मल स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। ब्यूरोक्रेटिक यानी हेड उसको होगा, उसके नीचे आर्मी होंगे, उसके नीचे मेंबर्स होंगे, उसके नीचे कॉमन लोग होंगे, उनका एक विजन होगा, उनका एक स्ट्रक्चर होगा, जिस तरीके से वो काम कर रहे होंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर द सक्सेसफुल मूवमेंट्स। जो भी दुनिया में सक्सेसफुल मूवमेंट्स हुए हैं उनमें क्या था, उनमें ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर था। दे इन्वॉल्व फ्रॉम द ग्रास रूट, जैसे वो नीचे से स्टार्ट होते हैं, इनटू एन एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन, फिर वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। जब जैसे आप देखोगे आज़ादी के दौरान फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बनी थी, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसमें पहले प्रेसिडेंट होता था, वाइस प्रेसिडेंट होता था, उसके मेंबर्स होते थे, उनका एक इन्फॉर्म यानी कि एक पर्सन जो मीडिया में जाता था, एक जो बाहर जाता था, ठीक है, उनके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। सो ब्यूरोक्रेटाइजेशन कैन मेक मूवमेंट मोर इफेक्टिव। अगर आपको मूवमेंट करना है सोशल मूवमेंट, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक वे से, यानी ब्यूरोक्रेटिक वे से उसमें हेड बनाएंगे, मेंबर्स बनाएंगे, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो उसको हम बोलते हैं दिस में आल्सो लीड टू द आयरन लॉ ऑफ oligarchy where few leaders control the organization। फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ही लीडर्स कंट्रोल करते, पॉसिबली वीकनिंग द मूवमेंट इन ओरिजिनल गोल आइडियाज। उसको छोड़ो, फिर ये क्रिटिसिज्म में आएगा। तो ये वेबर के आइडियाज थे, ठीक है। उसके साथ साथ वेबर ने कहा स्टेटस एंड पावर भी मैटर करता है। देखिए, वाइल मार्क्सिस्ट थ्योरी फोकस ऑन क्लास, मार्क्स ने किस पे फोकस किया था, क्लास पे। वेबर थ्योरी आल्सो एम्फसाइजेस स्टेटस एंड पावर। इसने कहा स्टेटस एंड पावर की वजह से एज मोटिवेट्स इन द सोशल मूवमेंट। उसने कहा क्लास मोटिवेट करता है कि आप किस क्लास से, वो आपको मोटिवेट करेगा। वेबर ने कहा नहीं, आपका स्टेटस क्या है सोसाइटी में और आपका पावर क्या है स्टेटस, वो आपको मोटिवेट करेगा। पीपुल मे ज्वाइन मूवमेंट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। लोग हमेशा सोशल मूवमेंट इसलिए ज्वाइन नहीं करते हैं कि उनको एक इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन होने, बट आल्सो द चैलेंज इज देयर सोशल और पॉलिटिकल स्टेटस, कि उनको सोशल स्टेटस नहीं मिल रहा है, कि उनको सोसाइटी में एक अच्छा स्टेटस चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। वो कैपिटलिस्ट ने ऑलरेडी कवर अप किया है, किसी और ने कवर अप किया, और पॉलिटिकल स्टेटस उनको चाहिए। लोग चाहते हैं कि वो पॉलिटिकल सिस्टम में आए, वो लीडर बने, ठीक है। हमेशा वो इस वजह से नहीं होता क्लास की वजह से, इस वजह से भी आते हैं किसकी वजह से, स्टेटस एंड पावर की वजह से। फॉर एग्जांपल मूवमेंट्स ऑफ सिविल राइट्स, ठीक है, सोशल इनइक्वालिटी चाहिए, सच एज एड्रेसिंग द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था, रेशियल इनइक्वालिटी यूएसए में मे राइज टू ड्राइव फॉर द सोशल स्टेटस रिकॉग्निशन एज मच एज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म किसको आया,
मार्क्स को आया। सो एग्जाम्पल्स ऑफ द वेबरियन थ्योरी, सर एग्जाम्पल्स ऑफ द वेबरियन थ्योरी कौन कौन से सोशल मूवमेंट्स है जो वेबर के थ्योरी में आते हैं? जैसे सिविल राइट्स मूवमेंट्स कैन बी अंडरस्टूड, ठीक है, वेबरियन लेंस, वेबर ने जो हमें लेंस दिया कि इस तरीके से आप सोशल मूवमेंट्स देख सकते हैं, इस वजह से सोशल मूवमेंट्स आते हैं, तो उनको हम देख सकते हैं। जैसे मर्टन लेदर किंग है, ठीक है, वैल्यू रैशनल एक्शन बिलीफ इन द मॉरल, इसने इक्वेलिटी पे काम किया था। इस मूवमेंट ने क्या दिया था? सच एज जस्टिस, फ्रीडम, डिजायर टू सोशल स्टेटस, और सोशल स्टेटस किनको दिया था? जो लोअर इंडिया में जो कास्ट्स थे, लोअर कास्ट थे, जो उन्होंने सोशल मूवमेंट्स डेवलप किए, जैसे हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो मूवमेंट्स डेवलप किए हैं लोअर कास्ट्स के लिए, तो वो भी किस में आ सकते हैं? वो भी इसमें आ सकते हैं। उनको क्या चाहिए था? उनको सोशल स्टेटस भी चाहिए था, जो उनको सोसाइटी ने, जो उनको हायर कास्ट्स ने छीना था। रिलीजियस मूवमेंट्स, वेबर वर्क हेवनली फोर्स ऑन religious movement such as he saw religion as a powerful motivation of social change। याद रखना, दुनिया में जो भी रिलीजन मूवमेंट्स आए रिलीजन की वजह से, वो वेबर कहता है, वो वेबर देखता है। लेकिन याद रखना, मार्क्स और वेबर में एक चीज़ में डिफरेंस है। वेबर कहता है रिलीजन मोटिवेट बनता है सोशल चेंज का, कि रिलीजन से सोशल चेंज आ सकती है। वेबर कहता है नो, सॉरी, मार्क्स कहता है नो, रिलीजन की वजह से दुनिया में सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़े, लोगों को एक्सप्लॉइटेशन, या रिलीजन की वजह से एक्सप्लॉइट होता है लोअर क्लासेस को। हायर कास्ट रिलीजन को यूज़ करते हैं लोअर कास्ट्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए, ठीक है। उन्होंने ऐसा रिलीजन सिस्टम बनाया है कि उसमें उन्होंने ऐसे वैल्यूज़ नॉर्म्स रखे हैं, ऐसे प्रैक्टिसेस रखे हैं, जिससे क्या होता है, लोअर कास्ट्स की कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है, वो कॉन्शियस नहीं हो पाते हैं, ठीक है, वो एक्सप्लॉइटेशन बर्दाश्त करते हैं उसकी वजह से। वेबर कहता है नो, वे रिलीजन की वजह से भी चेंजेस आते हैं, याद रखना ये पॉइंट। सो फॉर इंस्टेंस द प्रोटेस्टेंट्स रिफॉर्मेटिव, जो अभी मैंने आपको समझा, प्रोटेस्टेंट्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म आपने पढ़ा होगा। प्रोटेस्टेंट्स क्यों? कि वो वेबर कहता है दुनिया में जो कैपिटलिज्म आया वो प्रोटेस्टेंट्स की वजह से है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा यही दुनिया जो है, यही जन्नत है, यहाँ इतना काम करो और यहाँ की लाइफ जो है वो लग्जूरियस बना दो आप लोग। एज ए रिलीजियस मूवमेंट प्रोफाउंड शेप्ड यूरोपियन सोसाइटी बेस्ड ऑन आइडियालॉजी दैट अपोज द कैथोलिक रिलीजन मूवमेंट्स ऑफ्टन शो द पावर ऑफ शेयर्ड वैल्यूज। करिज्मेटिक लीडर इन्हीं में डेवलप होता है इन शेपिंग द सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, फिर वो क्या लाता है? सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। एनवायरमेंटल मूवमेंट्स आप देख सकते हैं, मनी एनवायरमेंटल मूवमेंट्स जो किस पे थे? जो वैल्यू रैशनल थे। वैल्यू रैशनल का मतलब होता है जहां हम रीजन यूज करते हैं। जैसे अभी डैम आ गया कोई बड़ा, हमारे फॉरेस्ट्स कट हो रहे हैं, हम अपने रीज़न यानी कि रैशनल रीज़न यूज़ कर रहे हैं कि हमारे जंगल खत्म हो जाएंगे, जब हमारे फॉरेस्ट्स खत्म हो जाएंगे तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हम लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और उससे क्या होगा? क्लाइमेट चेंज होगी। जब क्लाइमेट चेंज होगी तो पूरी दुनिया में क्या होगा? रिसोर्सेज की स्केर्सिटी होगी। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसके खिलाफ कोई मूवमेंट खड़ा करते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल्स है, द मूवमेंट से लास्टेड हाउ द ब्यूरोक्रेटिक फॉर्मूलाज कैन हेल्प टू सस्टेन। जैसे चिपको मूवमेंट है, ठीक है, तो उनको हमने, वो मूवमेंट्स किसकी वजह से डेवलप हुए हैं? वो रैशन रीजन की वजह से डेवलप हुए हैं, ठीक है। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स जो करिज्मेटिक लीडर्स सच एज महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, इन्होंने किए थे। तो इन्होंने सेल्फ डिटर्मिनेशन, आज़ादी के लिए काम किया था कॉलोनियलिज्म के खिलाफ। तो इनको भी हम किस में रख सकते हैं? उनको हम करिज्मेटिक जो सोशल मूवमेंट्स डेवलप होते हैं, ठीक है। तो वेबर के जो सोशल एक्शंस आपको याद रखने हैं। अगर कोई सोशल मूवमेंट कल्चर की वजह से हो रहा है तो वो किस में आएगा? वो वेबर ने कहा वो इमोशनल इफेक्ट में आएगा, ठीक है। अगर कोई मूवमेंट रैशनल रीजन की वजह से तो वो रैशनल एक्शन की वजह से आ गया, ठीक है। सो वेबर का भी एक क्रिटिसिज्म है, वो भी आप देख लीजिएगा खुद, वो इतना टफ नहीं है, वो आप खुद समझ सकते हैं। तो इसके साथ साथ हमने सोशल मूवमेंट्स को फिनिश किया। तो होप अब सब आपको सोशल मूवमेंट्स को समझ में आया होगा, कि ये चीज़ आपको कम से कम अब समझ में आई होगी कि पर्सपेक्टिव्स कैसे सोशल मूवमेंट्स को देखते हैं। वो क्या कहते हैं कि सोशल मूवमेंट सोसाइटी में क्यों डेवलप होते हैं, किस वजह से डेवलप होते हैं, सोशल मूवमेंट्स क्यों सोसाइटी में आते हैं, अगर आते हैं तो उनकी वजह से क्या होता है, उनकी वजह से क्या स्टेबिलिटी आती है, क्या आर्डर आता है, क्या चेंजेस आते हैं, रिफॉर्मेटिव चेंजेस आते हैं, रेवोल्यूशनरी चेंजेस आते हैं, या कोई और चेंजेस आए, उसका आइडिया अब आपको थोड़ा थोड़ा आया होगा, ठीक है। ओके, थैंक्स। आप सभी से यही गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ कम से कम लाइक तो कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।